हेलो जैन दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं आ, जैसा कि आप जानते हैं एसएससी जीडी का ये और जीएस प्रैक्टिस सेट चल रहा था, तो उसके तहत तीसरा वीडियो होएगा है नहीं। और वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो है नहीं। और सब में जीएस पूछा जाता है तो सबके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है, चाहे यूपीपी हो यूपीएसआई हो, एसएससी जीडी हो या अदर वनडे या कोई भी एग्ज़ाम, ठीक ना। तो तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लें, जिससे मिल सके कारण सबसे पहले दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। क्या लिखा है, सामान्य ज्ञान हो सामान्य जानकारी को हम लोग देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन पहला है, निम्न में से किस प्रकार के बाजार में एक व्यवसाय संघ कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ है। कौन सा ऐसा व्यवसाय संघ है, यानी कि कोई ग्रुप है जो पूरी तरीके से बाजार को नियंत्रित नहीं कर पाता है। तो बाजार को नियंत्रित न कर, जो पूर्ण स्पर्धात्मक वाला माहौल होता है, यानी बहुत ज़्यादा जो है कंपटीशन होता है, तो वहाँ पे जो है बाजार नियंत्रित नहीं रहती है। बाकी मिश्रित स्पर्धा में भी तो होता है, एकाधिकार में तो पूर्णतः होता है और कुछ अल्पाधिकार में भी होता है, लेकिन पूर्ण स्पर्धा में कोई बाजार पे नियंत्रण नहीं रहता है। जैसी मर्जी वैसे 50 रुपये की चीज़ 2 रुपये में लोग बेच लेते हैं, है नहीं। और एकाधिकार में 2 रुपये की चीज़ 50 रुपये में लोग बेच देते हैं। मिश्रित स्पर्धा ठीक है, समझ रहे ना। सबसे बेहतर मिश्रित स्पर्धा होगी, यानी कि आप समझते हैं मार्केट में अगर आप कोई भी व्यक्ति एक ही सामान बेचने वाला एक ही व्यक्ति हो तो अपनी मर्जी से रेट लगा सकता है, तो वो है एकाधिकार, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा लोग सामान मतलब वस्तु का मात्रा या वस्तु की उपलब्धता ज़्यादा है, तो उसमें क्या होता है, एक से दूसरा व्यक्ति जो है कम ही रेट लगा के सोचता है अपना वस्तु क्या कर लिया जाए, बेच दिया जाए। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर डी हो गया था। निम्न में से किसे लारेंज वक्र निम्न में से लारेंज वक्र क्या दर्शाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, लारेंज वक्र, ठीक है ना। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो लारेंज वक्र है वो हमेशा आय के वितरण को दर्शाता है, तो डायरेक्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आय वितरण, ठीक है। आय के वितरण को दर्शाता है नहीं। और ये भी जो है ना दर्शाता कैसे है, तो जैसे किसी देश की जो राष्ट्रीय आय है और उसके जो जनसंख्या है, संचयी जनसंख्या से उसका एक तरीके से कंपेयर करते हुए आय वितरण करता है लारेंज वक्र, ठीक कुछ इस टाइप का होता जाता है। तो ऐसे तो मतलब जो गरीब है वो गरीब ही रहता है, जो अमीर होता है कुछ लोग ज़्यादा अमीर होते हैं, ये मतलब सही बात दिखाया गया। अगर स्ट्रेट लाइन होने लगे, ऐसा दिखाया जाता है लारेंज वक्र में अगर स्ट्रेट लाइट है, सॉरी लाइन है, ठीक ना, इसका मतलब क्या है, आय वितरित समान रूप से है। अब ऐसे क्या होता है, ये इधर आय लिखी होती है ऊपर और नीचे जनसंख्या होती है। ज़्यादा जनसंख्या के पास ऐसे ही रहता है, बाद में ऐसे खड़ा हो जाता है। इसका मतलब क्या है, इतनी जनसंख्या के पास बहुत ज़्यादा आय है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की जनसंख्या ऐसे ही खत्म। चलिए हाँ, लारेंज वक्र हो गया। उसके बाद निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सा नहीं है, आप जानते हैं। आप जो आपका पहले, अच्छा इस पर हम लोग बात कर लेते हैं, फिर बाद में बात करेंगे उससे रिलेट करके। देखिए, संविधान का पालन और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, ये तो ठीक है। एकता और भाईचारे को बढ़ाना, प्रभुत्व की रक्षा उसे बनाए रखना, और सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन। तो यार ये जो मौलिक कर्तव्य तो नहीं है सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन आर्टिकल 18 में है। तो आंसर तो यही होगा, क्योंकि ये संविधान का पालन करना, जो एकता और भाईचारा बढ़ाना, प्रभुत्व रक्षा को बनाए रखना, जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको भी संरक्षित रखना, है नहीं। जो अपने अरे कुल मिलाकर टोटल अब 11 हो चुके हैं, पहले 10 थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति जब आई थी, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत आपका जो है आर्टिकल 51A में जोड़ दिया गया, 51A में हमारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया।
और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि समिति पे, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। उस समय सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने एक ही चीज़ दी थी, 10 ही चीज़ दी थी, और बाद में शिक्षा का जो एक और बढ़ा दिया गया कि हाँ आपको जो है बच्चों को आप आगे बढ़ाएंगे, तो मौलिक कर्तव्य में भी जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार, ठीक है ना। वैसे तो हमें पता है 21A में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया मौलिक अधिकार में, लेकिन कर्तव्य में भी ऐड किया गया कि आपको बच्चों को पढ़ाना है, ठीक ना। तो और किस अनुच्छेद में है? 51A में, ये भी याद रखेंगे। और दूसरा क्या बन जाएगा? 4A भाग हो जाएगा, 4A, क्योंकि पहले भाग में 1 से 4 तक क्या होता है, अनुच्छेद 1 से 4 तक आपका क्या हो जाता है, भाग 1 में नागरिकता, सॉरी हाँ, देश और नागरिकता से संबंधित, है ना। देश इतने राज्य, इतने केंद्र शासित प्रदेशों का संघ होगा, पहला भाग ये कहता है, तो 1 से 4 तक उसमें हो जाते हैं। और फिर 6 से 12 आपका हो जाएगा, और नागरिकता का प्रावधान, है ना, भाग 2 में, भाग 3 में 6 से 11 तक था। फिर 12 से 35 तक आपका मौलिक अधिकार भाग 3 में, ये जरूर याद रखेंगे, भाग 3 में। और 12 से 35 तक क्या हो जाता है आपका मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। उसका भाग 4 में हो जाएगा, हम उसे कहते हैं राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, 36 से 51 तक, ठीक है, 36 से 51। और फिर भाग 4A, भाग 4A में, 4A में या 4(1) जो भी आप लिखना चाहें और लिख सकते हैं, में 51A जोड़ दिया गया, ठीक है ना। क्लियर। तो 42वां संविधान संशोधन काफ़ी इम्पोर्टेंट था, फिर उसके बाद 46वां भी जा था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो ठीक है, अब जानते हैं मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया था, रसिया से, ठीक है। अधिकार कहाँ से लिया गया था, अमेरिका से। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस देख लिया करेंगे। किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं? तो आप लगभग सभी आर्टिकल्स के बारे में जानते हैं, तो मुख्य जो है, जैसे इसमें फिलहाल आंसर क्या हो जाएगा, जी आपने सही चुना है, आर्टिकल 360, और भारत में एक भी बार नहीं लगा है ना। पिछले भी सेट में मैंने बात की थी जो महत्वपूर्ण थे। अच्छा, अनुच्छेद 32 को ही क्या कहा था, जो हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी थे, उन्होंने कहा कि ये आत्मा है, संविधान की आत्मा है, अनुच्छेद 32। इसे हम कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें क्या है, जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है वो रिट जारी कर सकती है, और ये 365 बन जाता है, तो ये हो जाता है आंतरिक उपद्रव या इमरजेंसी लगाने के लिए देश के अंदर। और तो ये पता है आपको, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ है, 65 नहीं 56 होगा, 356, ठीक है, 356 जो है आंतरिक उपद्रव के लिए लगता है। 352 लगाता है राष्ट्रपति, विदेशी आक्रमण वगैरह हो जाए, बाह्य आक्रमण वगैरह के लिए, उस समय इमरजेंसी लगाई जाती है ना, आपातकाल लगाया जाता है। तो 352 बाह्य आक्रमण, 356 आंतरिक उपद्रव, और 360 वित्तीय आपात, ये तीनों शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास हैं, ठीक ना, आपातकाल की घोषणा करने के लिए। पूना समझौता महात्मा गांधी के बीच, पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ था? आप लोग बिल्कुल सही देख रहे हैं, जो पूना पैक्ट हुआ था, तो पूना पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ था? जी बिल्कुल सही है, भीमराव अम्बेडकर। 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, ठीक ना, 1932 में पूना पैक्ट, उसे हम कहते हैं सांप्रदायिक पंचाट भी कहा जाता है ना। और यहीं से जो है गांधी जी थोड़ा सा ज़्यादा जो है माहौल ऐसा हुआ, गांधी जी यहीं से यरवदा जेल में जो है आमरण अनशन करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे जो है ना, मतलब एक तरीके से दलितों के लिए भीमराव अम्बेडकर अलग सीटें वगैरह मांग कर रहे थे, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना मांग कर रहे थे। तो ठीक था, काफ़ी लाभ भी हुआ। पहले 71 सीटें हुआ करती थी दलितों की, बाद में 148 सीटें होने लगी। अच्छा, किस चीज़ में ये सीटें जो हैं, मान लीजिए हमारा आज का संसद जो है उस तरीके का, तो सीटें बढ़ा दी गई थी, बहुत सारी चीज़ें थी, तो इसे सांप्रदायिक पंचाट भी कहा जाता है ना। लॉर्ड इरविन तो जानते हैं, गांधी इरविन समझौता होता है नमक सत्याग्रह के बाद, है ना, तो उसी में 10 सूत्री मांग गांधी जी ने किया था।
मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में तो जानते ही जानते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के क्या है, राष्ट्रपिता हैं, है ना। और मुस्लिम लीग का बाद में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है अनुयायी की थी, और पूरी तरीके से पाकिस्तान की मांग पे उन्होंने जोर दिया था, है ना। शुरुआत में हालांकि पाकिस्तान की मांग नहीं की थी इन्होंने। और बाकी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानते ही हैं, है ना। ये सिविल सेवक भी थे, और फॉरवर्ड ब्लॉग वगैरह वगैरह बहुत कुछ उन्होंने स्टार्ट किया था, तो इनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं। कोई भी क्वेश्चन आएगा अब कर देंगे, है ना। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सारी चीज़ें। भीमराव अम्बेडकर जी को तो जानते ही हैं, ये संविधान के हम कहें तो पिताजी कहे जाते हैं, संविधान के पिता। और ये जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, है ना, ये याद रखेंगे। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? तो देखिए, हाँ पहले ऑप्शन आप देख लीजिए, फिर आप आंसर करिए, फिर मैं बात करता हूँ। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिंक और लॉर्ड डलहौजी। तो जी आपने सी सुना है, तो बिल्कुल सही सुने हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अच्छा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन राय, इन दोनों की काफ़ी बनती हुई थी, है ना। तो विलियम बेंटिंक जो 28 से लेकर 35 तक रहा, तो काफ़ी काम किया, बहुत बेहतर गवर्नर जनरल था। और उसी समय वो थे आपके राजा राम मोहन राय। तो इन दोनों के प्रयासों से 1829 में ही आपका सती प्रथा, ठगी प्रथा, ये सब चीज़ें समाप्त हुई। बाद में बाल विवाह, इन सभी चीज़ों का जो है उन्मूलन किया गया, ठीक है ना। तो अब ये क्या है, एक तरीके से हम कहें कानून लाता है, जिसे द बंगाल सती रेगुलेशन के नाम से जाना जाता है। द बंगाल सती रेगुलेशन, याद रखेंगे। तो यहाँ से लॉर्ड विलियम बेंटिंक आपको याद हो जाएंगे, है नहीं। और ये यहाँ से जो है एक तरीके से हम कहें तो पहले गवर्नर जनरल बनते हैं भारत के, विलियम बेंटिंक। तो ये भी याद रखना है, क्वेश्चन काफ़ी कुछ पूछ लेता है। अच्छा, लॉर्ड रिपन के बारे में क्या है? लॉर्ड रिपन को प्रेस के उद्धारक के रूप में जाना जाता है, काफ़ी बेहतर था, है ना। लॉर्ड कैनिंग वायसराय, प्रथम वायसराय। और लॉर्ड डलहौजी को हड़प नीति, ट्रेन चलाना, डाक तार सेवा। ट्रेन चलाने के लिए मैंने कहा था सबसे पहले कब चला था, तो कब चला था 1853 में, क्योंकि ये जो है 28 से लेकर के 56 तक रहा, 1828 से 48 से 56 तक, ठीक है, 48 से 56 तक ही रहा। और काफ़ी काम करता है, लेकिन हड़प नीति इसकी जो है सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि सबसे पहले ये किस को हड़पा था, तो आप कहेंगे सतारा, महाराष्ट्र में एक जगह है ना। ये चीज़ याद रखेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ कुछ हम लोग बात कर लिए हैं, और बिल्कुल डिटेल्स में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, लेकिन ठीक है, ज़रूरी भी है सब। आगे हम लोग बात करते हैं, निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस नहीं है? क्वेश्चन एक खूब पूछा जाता है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन है मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, ओजोन नहीं लगाना है, हाइड्रोजन करेक्ट आंसर होगा। ओजोन का मतलब पहले 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 मैं भी एक दो बार कंफ्यूज हुआ था, कई बार ये क्वेश्चन मुझे देखने को मिला है। तो पहले मैं समझता था अच्छा ओजोन है तो ओजोन तो है ही है, ओजोन और लेयर, तो भाई वो कैसे हो सकती है, लेकिन नहीं, ओजोन एक गैस है जो क्या हो जाएगी, ये नहीं। ओजोन एक गैस भी है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए काफ़ी जिम्मेदार है। मीथेन तो है ही है, नाइट्रस ऑक्साइड यानी लाफिंग गैस आमतौर पे हम इसे कहते हैं, ये भी होती है। और हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जल वाष्प होता है, समझ रहे हैं क्या, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार, ठीक है। सबसे ज़्यादा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारी चीज़ें हैं जो सल्फर डाइऑक्साइड, जो चीज़ें गर्म हों वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार। लेकिन हाइड्रोजन ही, हाइड्रोजन काफ़ी अच्छा कंपोनेंट्स हो जाएगा पूरे एटमॉस्फेयर के लिए। तो करेक्ट आंसर डी हो गया। भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? अच्छा, ये पूछ रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो है वन किस प्रकार के वन हैं। तो ऑप्शन देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन। तो
इसको समझ लीजिए, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती वन मतलब देखिए जितने भी उत्तर भारत, अब उत्तर भारत का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा उत्तर चले गए आप, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब का भी कुछ हिस्सा आप ले सकते हैं, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड हैं, उड़ीसा का भी भाग ले लेंगे आप, महाराष्ट्र का भी कुछ कुछ भाग लेंगे, नहीं पूरा नहीं, ठीक है। तो ये सब पर्णपाती यानी जिसमें पत्ते गिर जाते हों, है ना, एक समय के बाद, तो सर्वाधिक वन इसी में पाए जाते हैं, ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। तो एमपी में तो सर्वाधिक वन हैं भी, तो इस तरीके से देखेंगे तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ही सबसे ज़्यादा, पर्वतीय और में पर्वतीय वन तो बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड वाले क्षेत्रों में, त्रिपुरा वाले क्षेत्रों में, तो ये पर्वतीय वन है, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा तो नहीं है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो उष्णकटिबंधीय हैं, सदाबहार वन है, जैसे साउथ इंडिया वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। मैनग्रोव वन तो आप जानते हैं, मैनग्रोव वन कहाँ पाया जाता है, तो हमारा जो क्या नाम है उसका यार, जहाँ पे आपके टाइगर पाए जाते हैं, बंगाल वाले क्षेत्र में, बंगाल वाले क्षेत्र में क्या होता है यार, कौन सा पार्क है, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बीच में है, क्या यार, इतनी छोटी छोटी चीज़ें दिमाग में कभी बार बिल्कुल नहीं आती हैं। तो फिलहाल आपको आपको पता है, और मैं थोड़ा सा उसका नाम अभी दिमाग में बिल्कुल आ ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों, गिर उधर है, तो इधर क्या हो जाएगा आपका, मैनग्रोव वन जो है, अरे अभी आप खुद रिकॉल कर लीजिएगा, क्या है ना, जो पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में पूरा क्षेत्र पड़ता है, बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में, तो वहाँ पे वन पाए जाते हैं, और एक पार्क है पश्चिम बंगाल में, है ना, तो पश्चिम बंगाल में उसी में मैनग्रोव वन पाए जाते हैं, और वहाँ टाइगर सबसे ज़्यादा फेमस हैं, ठीक। तो पता नहीं क्या बताइए, सिंपल सा नाम दिमाग में नहीं आ रहा है, आप कमेंट करिएगा। मैं थोड़ा सा अभी एकदम से, दुनिया जानती है भाई उसको, लेकिन मैं अभी नहीं जान रहा हूँ, सोचने वाली बात है, पता है लेकिन होता है कि कभी बार दिमाग में चीज़ें नहीं आ पाती हैं। तो कमेंट करेंगे मैनग्रोव वन कहाँ पाया जाता है, मैंने सब कुछ आपको बता दिया, बस नाम नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ कि वो है क्या एक्चुअली, लेकिन क्रोध बहुत आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है, तो ओ सर्वदाता कहलाता है। अभी तक तो चलो ओ तक पढ़ते थे, हैं, सर्वग्राही ए बी तक पढ़ते थे, लेकिन भाई यहाँ तो सब कुछ उल्टा सुल्टा दे रखा है प्लस माइनस में। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, जो नेगेटिव वाला होता है वो सर्वदाता होगा, ओ नेगेटिव, ठीक है ना। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूहों को खोजा था, ये याद रखेंगे, कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है। और विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी, कंफ्यूज नहीं होंगे, और लॉर्ड सॉरी कॉर्नवालिस नहीं, लैंड स्टीनर जो है, कार्ल लैंड स्टीनर जो है रक्त समूहों की खोज की थी, तो आप ओ ए उसके एक बाद बी और ए बी, है ना, तो उसमें जो सर्वदाता जो हो जाएगा वो नेगेटिव होगा, याद रखेंगे, सर्वग्राही ये भी होता है। हाँ भाई भाई याद आ गया, मैनग्रोव वन जो है सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं, बताओ कितना सुंदर नाम है, सोचने वाली बात है, तभी से मेरा दिमाग अभी वहीं चल रहा था कि यार बताओ नाम नहीं याद आ रहा है। सुंदरबन डेल्टा में बहुत ही बेहतरीन तरीके से टाइगर पाए जाते हैं, और मैनग्रोव वन का मतलब ना, जमीन से जड़ें निकल जाती हैं ऊपर बाहर, दलदली जमीन है, बहुत ज़्यादा गाद जो हमारी नदियाँ हैं लेके जाती हैं वहाँ पे, तो इसलिए जो है वहाँ पे जो जड़ें हैं वो बाहर निकल आती हैं, है ना, ऐसे ऐसे बाहर निकल के आती हैं, तो वही मैनग्रोव वन होता है। जड़ें आप देखेंगे जैसे लगेगा कीलें निकली हैं, समझ रहे हैं, टाइगर के लिए काफ़ी फेमस है सुंदरबन डेल्टा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में बटा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, और 2, 3, 4, 5, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका, बिल्कुल सही, आपने अगर 3 चुना है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए मनुष्य का जो ब्रेन है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है, मैं आपको बता दूं, तो पहले पहले तो हो जाता है आपका फोर ब्रेन, यानी कि अग्र मस्तिष्क, है ना, अग्र मस्तिष्क, उसके बाद मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, और उसके बाद होता है हाइंड ब्रेन या पश्च मस्तिष्क, ठीक है, पश्च मस्तिष्क,
ठीक, तो ये याद रखेंगे। अग्र मस्तिष्क में भी 3 पार्ट होते हैं, ठीक। पश्चिम मस्तिष्क में भी 3 पार्ट होते हैं, मध्य मस्तिष्क का जो होता है और 2 ही होता है, उसमें आई और ईयर का कंट्रोल करता है। देखिए ये पूरा वीडियो आपको यहाँ मिल जाएगा मेरे वीडियो में। आप प्लेलिस्ट चेक करके बायोलॉजी वाले प्लेलिस्ट में जाएंगे तो पूरा आपका नर्वस सिस्टम उसमें कंप्लीट है, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, बहुत सारी ट्रिक्स के वीडियो, तो आप उसको जाके देख लेंगे तो आपको कंप्लीट हो जाएगा। मैं यहाँ बताऊँगा तो समय बहुत खर्च होगा। फिलहाल 3 पार्ट होते हैं, ठीक ना। तो सबसे बड़ा पार्ट जो होता है आपका अग्र मस्तिष्क ही होता है ना, ये याद रखेंगे। उसको जाके देख लेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा और काफ़ी कुछ चीज़ें आपकी एकदम से क्लियर हो जाएंगी, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे। प्रसिद्ध पुस्तक द कैलकटा क्रोमोसोम्स निम्न में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो ये तो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आप कहेंगे कि हाँ भाई है। तो ऑप्शन क्या क्या है? जेरी पिंटो, मार्गरेट एडवुड, अमिताभ घोष, जोनाथन स्क्राउड, स्ट्राउड। तो क्या हो जाएगा भाई करेक्ट आंसर? जी करेक्ट आंसर हो जाएगा अमिताभ घोष, ठीक है। अमिताभ घोष द कैलकाटा क्रोमोसोम्स। चूँकि कलकत्ता की बात की गई है तो एक तरीके से मलेरिया के मच्छर से संबंधित इन्होंने क्वेश्चन मतलब ये सॉरी पुस्तक लिखी थी, तो अमिताभ घोष याद रखिए। पुस्तकों से तो आ ही रहा है क्वेश्चन। उसके बाद भारत में लोसूंग या लोसांग त्यौहार ज़्यादातर हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यह त्यौहार भारत के किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? तो लोसांग त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन क्या क्या? हरियाणा, सिक्किम, केरल, पंजाब। ये तो ऐसे इतना सिंपल ऑप्शन दे दिया तो आप लोग ऐसे ही कर लेंगे, उसमें कुछ करने की ज़रूरत भी ना है। क्या हो जाएगा भाई? सिक्किम, क्योंकि ये पूर्वोत्तर भारत का है। तो केरल, हरियाणा, पंजाब तो ऐसे गलत हो गया। एलिमिनेशन से आप इसको लोसांग या लोसुंग आंसर कर सकते हैं। अरुणाचल देता तो थोड़ा सा यहाँ पे सोचते यार, नागालैंड वगैरह देता तो। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाला परिवर्तन की घटना क्या कहलाती है? सिंपल सा क्वेश्चन है। साइन आई अपान साइन आर आप जानते होंगे, इज इक्वल टू के या नियतांक कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं। तो उसको हम लोग क्या करते हैं? अपवर्तन कहते हैं, वो अपवर्तित होता है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा वॉइस है, आप थोड़ा सा मैनेज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फटाफट आप वीडियो कंप्लीट ख़त्म कर लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? तो किस राजवंश का संस्थापक था भाई? सभी लोग जानते हैं। सबसे पहला शुरू होता है गुलाम वंश, ठीक है ना। तो गुलाम वंश का संस्थापक था। एक चीज़ याद रखेंगे, गुलाम वंश या जो आपका ये मामलुक वंश था, समझ रहे ना, पूरा दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत की बात करें तो 1206 से 1290 तक पूरा चला। और यदि मैं बात करूं मामलुक वंश या गुलाम वंश की तो 1206 से आगे चला आपका लगभग जो है 56 के आसपास तक चला, क्योंकि जो बलवन होता है उसके बाद जो है लोधी वंश शुरू हो जाता है। तो सॉरी 56-65 से तो वो शुरू होता है, तो लगभग 87 आप कह सकते हैं के बाद। तो मुख्यतः हम अगर 1290 तक कह लें, सॉरी 90 से ही तो शुरू करता है खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। तो ठीक है, फिलहाल इससे हमें कोई मतलब नहीं है। करेक्ट आंसर पहले आपको बता दिया जाए। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश की स्थापना करता है, 1200 से 1210 तक रहा। उसके बाद इल्तुतमिश आता है, तो इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो 1210 से 1236 तक वो रहा, समझ रहे ना। उसके बाद मुख्य शासिका में उसकी लड़की आती है रजिया सुल्ताना, जो एकमात्र थी अभी तक 1236 से 1240 तक। उसके बाद बीच में एकदम से ऐसे तैसे राजा आते रहते हैं, फिर बलवन आता है, ठीक है। तो एक तरीके से दिल्ली सल्तनत में आपका ट्रिक हो जाएगा, गुल खिले तुम शायद लोगे, गुल खिले तुम शायद लोगे। थोड़ा ज़्यादा बड़ा लिख रहा हूँ, शायद लोगे, सॉरी शायद लोगे। तो गुल से हो जाता है, गु से हो जाएगा गुलाम वंश है। गुल से गुलाम वंश हो गया, जिसकी स्थापना मोहम्मद सॉरी हाँ कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। उसके बाद होता है खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने करी थी, है ना। 1290 से शुरू किया था जलालुद्दीन खिलजी, ठीक। तो उसके बाद खिलजी के बाद आ जाएगा तुगलक वंश। तो तू से तुगलक वंश, तो तुगलक वंश का स्थापना जो है गयासुद्दीन तुगलक ने 1300
1320 में की थी तुगलक। तुम तो क्या हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। तुम शायद लोगे, ठीक है। तो शायद का हो जाता है सैयद वंश, और सैयद वंश की शुरुआत जो की थी खिज्र खां, आप जानते हैं, पूछ लिया जाता है। तो 1414 में सैयद वंश की स्टार्टिंग होती है। और लास्ट है लोधी वंश, यानी लोगे लोधी वंश। तो लोधी का स्टार्ट किया तो पहले लोधी 1451 से, ठीक है। तो लोधी वंश खत्म हो जाता है। उसके बाद 1526 के बाद शुरू हो जाता है मुगल वंश, ठीक है। उस समय क्योंकि आ जाता है आपका बाबर। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फटाफट देखेंगे इस बार। निम्न में से कौन सा कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? फिनाल, हाइड्रोक्साइड, गंधक अम्ल, एथेनॉल। तो फटाफट हम आंसर देखते हुए चलेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फिनाल को कार्बोलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ईंट पर नाथ सभी लोग जानते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसे इलेक्ट्रॉन, और ट से थॉमसन, जे थॉमसन। ईट पर प से प्रोटॉन, और र से रदरफोर्ड, और ना से न्यूट्रॉन, और च से चैडविक, जेम्स चैडविक, ठीक है। गोल्डस्टीन ने परमाणुवाद की संकल्पना दी थी, तो कंफ्यूज उसमें भी नहीं होंगे। क्वेश्चन उससे पूछा जाता है परमाणु से रिलेट करके, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका जो हो गया सो जे थॉमसन। आगे बढ़ते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन के पीछे सबसे महत्वपूर्ण प्रेरक बल क्या किसका था? यानी कौन व्यक्ति ऐसा है जो नर्मदा बचाने के कॉन्सेप्ट में सबसे ज़्यादा आगे रहा है? तो इसमें आपको आंसर दिख रहा होगा, बिल्कुल सही, मेधा पाटकर। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका मेधा पाटकर। उसके बाद भारत का मुख्य भूमि का देशांतर। देशांतर पूछा है, अक्षांश नहीं पूछा है। तो भाई देशांतर का मतलब क्या होता है? ऐसे और ऐसे, यानी कि यहाँ से गुजरात वाले से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है। तो किसका किसका लग गया भाई? देखिए, एक तो पहली बात तो ये उत्तर दक्षिण गलत लिख दिया है, समझ रहे ना? उत्तर दक्षिण गलत लिख दिया है, और फिर पश्चिम पश्चिम गलत लिख दिया है। तो ऐसे तो डेटा तो क्लियर है आपका, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक। बस ये याद रखना है किधर से किधर, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। आप कहेंगे वाह ये कौन सी बात है? तो मेरी बात को समझिए, ये जो है मैं पूरे विश्व का वो बना रहा हूँ मैपिंग के लिए। अभी थोड़ा समझिएगा, ये एक तरीके से यहाँ है, और यहाँ पे भारत है। थोड़ा सा एक ये भी खींच दूँ, तो भारत यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। तो भारत किस में पड़ता है? उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतर में। देशांतर ऐसे ऐसे लाइन होती हैं, और गोलार्ध या आपके जो अक्षांश होते हैं ऐसी बड़ी रेखाएं हैं। तो भारत किस अक्षांश में पड़ता है? तो उत्तरी अक्षांश में। और किस देशांतर में? तो पूर्वी देशांतर में। तो गड़बड़ नहीं करेंगे। कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे थे, आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। तो 68 डिग्री 7 मिनट से 25 डिग्री सॉरी 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में ही रहेगा दोनों। करेक्ट आंसर ये हो गया। रडार का आविष्कार किसने किया था? तो फटाफट आंसर करिए अपना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, रडार की खोज टेलर और लियोसी यंग ने। 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। और फटाफट कोशिश कर रहा हूँ जल्दी थोड़ा, क्योंकि शोर शराबा होने लगा है, तो आदि थोड़ा कम बात करेंगे। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में लगभग कितना मिलियन मिलीमीटर या घन मिलीमीटर रक्त होता है? तो कितना रक्त होता है प्रति मीटर क्यूब में, है ना। पॉइंट्स इसमें जो है इस तरीके से पॉइंट्स में पूछ रहा है, कणों के हिसाब से कितने मिलियन घन मीटर में रक्त समूह या रक्त कण होते हैं। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? 5 से 5.5 मिलियन पर मीटर क्यूब, ठीक है। ओए रे, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है यार, एक मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ। इके बाना का जापानी कला पता नहीं, छोड़ देते हैं। पुष्प में मादा लैंगिक अंग है, तो पुष्प में कौन सा ऐसा है जो मादा लैंगिक अंग होता है? तो मैं करेक्ट आंसर आपको बता दूं, स्त्री केसर, ठीक है। डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्त्री केसर जो है ये नर लैंगिक अंग होता है पुंकेसर, और स्त्री केसर ये होता है जो बाद में क्या बनता है? मंड या अंडज जिसमें होता है। आत्मकथा एन अनसुटेबल बॉय, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है।
सॉरी अनसुटेबल बॉय जो है अनसुटेबल बॉय सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और इसमें जो है एक तो ऑप्शन भी ऐसा दे रखा है कि आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। अनसुटेबल बॉय क्या हो जाएगा, का लोकार्पण किसने किया है, ये लिखा नहीं है यहाँ, लोकार्पण दिया है तो इसीलिए तो मैं सोच रहा हूँ कि ये इसको समझिए। ये जो है एक डायरेक्टर है भाई साहब करण जौहर, तो ये अपनी जो है आत्मकथा इन्होंने लिखी है। कुछ लोग कुछ बहुत सारी बातें बताते हैं इनके मामले में, है ना, तो ये याद रखेंगे। और ऋषि कपूर की जो ऑटोबायोग्राफी है वो हो जाती है खुल्लम खुल्ला, ये याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो करण जौहर जो है अनसुटेबल बॉय, ये याद रखेंगे भैया, अनसुटेबल लगते भी हैं बाबू साहब वो। भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है कहाँ से लिया गया है, तो 36 से 51 तक हम जानते हैं भाग 4 में, तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आयरलैंड में। मैंने कहा था नीति निर्देशक सिद्धांत मतलब हार्ड चीज़ होती है, गवर्नमेंट को दिशा निर्देशित किया जाता है कि भाई आपको ये काम करना ही है, और वो कैसा है, हार्ड है। तो हार्ड इसमें कौन होता है, आयरन, ठीक है, तो आयरन से आयरलैंड। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन फटाफट जल्दी खत्म करने की कोशिश में हूँ। जिन प्राणियों में कोशिका 2 भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती है उन्हें क्या कहते हैं, 2 भ्रूणीय अवस्था में होती तो उसे द्विकोरिक कहते हैं। क्या हो जाएगा, द्विकोरिक, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएंगे। थोड़ा सा शोर वगैरह होने लगा था, थोड़ी पहले तो शांति थी, तो इसलिए मैं फटाफट कोशिश किया हूँ वीडियो कंप्लीट करूँ। तो थोड़ी बहुत अगर डिस्टर्बिंग हुई हो तो सॉरी फॉर दिस। तो हाँ, फिलहाल वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे, और दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करिए और कंटिन्यू वीडियो देखते रहें, है ना। चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो कर लीजिए, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लेंगे, जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।